Friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. This is Rupali. Welcome all of you to the class. So आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम जूरिक्स. क्या पढ़ेंगे? जूरिक्स. सो आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेगिस्लेशन एंड फार्मेसी एक्ट. सो दिस इज़ द डे 12. जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद आपको मैसेज करना है. देन जो भी क्वेरी होगी आपकी आप पूछ सकते हो. ठीक है. सो टेलीग्राम लिंक दिया है या फिर आप सर्च कर सकते हो आरके फार्मा ग्रुप. ठीक है. और जो भी टेलीग्राम पे क्विज़ होती है ऑन डेली बेसिस आपको ज्वाइन करना, या फिर यूट्यूब पर ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको क्विज़ मिल जाएंगी. ठीक है. बट बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले. ठीक है. उसके बाद ये क्लास आपके अपकमिंग सारे ये क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट हुआ, कारागृह विभाग भर्ती, एज वेल एज DSSSB, और जितने भी BMC, AMC, NMC जितने भी हो गए एग्जामिनेशंस उन सब के लिए, एज वेल एज OSSSC एग्जिस्ट एग्ज़ाम, एज वेल एज DI एग्जामिनेशंस. सो हम टॉपिक थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं तो DI के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे. ठीक है. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. सो आज पढ़ेंगे हम जूरिक्स. सो ये रहा हमारा टॉपिक. तो सबसे पहले जूरिक्स होता क्या है? व्हाट इज़ जूरिक्स? तो जूरिक्स होता है दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन. क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. तो जूरिक्स मीन्स क्या होता है, जूरिक्स कैसे बना, ठीक है, ये सब भी देख लेते हैं. तो जूरिक्स मीन्स होता है दैट इज़ लॉ. क्या होता है? लॉ. एंड प्रूडेंशिया क्या होता है? तो प्रूडेंशिया होता है दैट इज़ नॉलेज ऑफ लॉ. क्या होता है? प्रूडेंशिया क्या होता है? नॉलेज. प्रूडेंशिया क्या होता है? नॉलेज. तो कंबाइनली वी कॉल नॉलेज ऑफ लॉ. जूरिक्स का मतलब क्या होगा फिर? जूरिक्स प्रूडेंसिया का मीनिंग क्या होगा? नॉलेज ऑफ लॉ. क्या होगा? नॉलेज ऑफ लॉ. कंबाइनली वी कॉल ना नॉलेज ऑफ लॉ. जूरिक्स मीन्स होता है लॉ, तो प्रूडेंसिया मीन्स होता है नॉलेज. तो क्या बन गया? नॉलेज ऑफ लॉ. क्या हुआ? नॉलेज ऑफ लॉ. जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? ये होता है स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एंड also साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ लॉ. क्या होता है जूरिस्प्रूडेंस? व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एंड also साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ लॉ. दैट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस. सबसे पहले देखा जूरिक्स में क्या पढ़ना है हमें? रूल्स एंड रेगुलेशन. क्या पढ़ना होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. उसके बाद जूरिस मीन्स होता है लॉ, सो प्रूडेंशिया मीन्स होता है नॉलेज. सो कंबाइनली जूरिस्प्रूडेंस होता है दैट इज नॉलेज ऑफ लॉ. किसके रिगार्डिंग पढ़ना है? नॉलेज ऑफ लॉ के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है. सो जूरिस्प्रूडेंस मीन्स क्या होता है फिर? अगर जूरिस मीन्स लॉ होता है, प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज होता है, ये नॉलेज ऑफ लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? तो जूरिस्प्रूडेंस होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एंड also साइंस एंड फिलोसॉफी. ठीक है. इट इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल. लिख लिया? इट इज़ द study of fundamental legal principle and also science and philosophy. That is called jurisprudences. ठीक है. देख लेते हैं व्हाट इज jurisprudences. यहाँ पे लिखा भी है द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड ऑल्सो साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ लॉ. क्या होता है? व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? तो जूरिस्प्रूडेंसेस होता है दैट इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड ऑल्सो द साइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ लॉ. दैट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस. ठीक है. उसके बाद इथिक्स क्या होता है? इथिक्स के बारे में भी सुना है आपने. जूरिक्स में इथिक्स के बारे में सुना है. लॉ क्या होता है वो सुना है. जूरिक्स सुना है. ठीक है. जूरिस्प्रूडेंस सुना है. फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सुना है. ठीक है. तो सबसे पहले देखेंगे इथिक्स क्या होता है. तो इथिक्स होता है साइंस ऑफ
human conduct with reference to the human, there is the deal of moral code and positive moral code. क्या होता है? Ethics is the science of human conduct. With a reference to the human conduct, there is a ideal moral code and positive moral code. Ethics जो होता है, जो किसने बनाया है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ह्यूमन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है. किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा कंडक्ट किए जाते जो मोरल होते हैं, जो मोरल कोड होते हैं, मोरल कोड एज वेल एज पॉजिटिव मोरल कोड, दैट इज नोन एज इथिक्स. दैट इज नोन एज इथिक्स. इथिक्स क्या होता है? इथिक्स होता है जो ह्यूमन कंडक्ट कराते हैं. कौन कंडक्ट कराते हैं? ह्यूमन. देयर इज अ आइडियल मोरल कोड एज वेल एज पॉजिटिव मोरल कोड. सो दैट इज नोन एज इथिक्स. इसे क्या कहेंगे? इथिक्स. उसके बाद आता है हमारा लॉज. लॉज क्या होता है? तो लॉज हमने देखा था, ये होता है रूल्स. क्या होता है? लॉज होता है दैट इज रूल्स. किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ह्यूमन कंडक्ट कराता है. बाइंडिंग ऑल द पर्सन इन स्टेट और नेशन. किस लिए होते हैं लॉज? लॉज होते हैं बाइंडिंग ऑल द पर्सन इन द स्टेट और नेशन. लॉज क्या होते हैं? रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑल द पर्सन इन द स्टेट और नेशन. ये होता है लॉज. क्या होता है? लॉज. रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑल द पर्सन इन द स्टेट और नेशन, दैट इज नोन एज लॉज. उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज फार्मास्यूटिकल. थोड़ा प्रोनाउंस स्पेलिंग देख लेना, करेक्ट हो सकता है या फिर थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है. यहाँ पे ये कर लेना फार्मास्यूटिकल. ठीक है. फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंसेस क्या होता है? तो ये होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लॉज. क्या होता है? विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लॉज related to what? Drugs and pharmaceutical and about the pharmacy profession. किसके बारे में पढ़ना है हमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में? सो इट इज़ द ब्रांच होता है किसकी? फार्मेसी की. किसकी ब्रांच होती है? फार्मेसी की. विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लॉ. विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटेड टू व्हाट? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड अबाउट द फार्मेसी प्रोफेशन. किसके किसके बारे में पढ़ते हैं इन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंसेस? तो इसमें पढ़ते हैं नॉलेज ऑफ लॉ. किसके रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ लॉ पढ़ते हैं हम? रिलेटेड टू हमारे ड्रग पढ़ेंगे. फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल जितने भी ड्रग्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड अबाउट अवर फार्मेसी प्रोफेशन. किस में पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में. ठीक है. देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्यों पढ़ना है हमें? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम. टू प्रमोट व्हाट? हेल्थ केयर सिस्टम. हम क्यों पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस? To promote the healthcare system by regulating the manufacturing and supply the good quality of drug. To promote healthcare system, healthcare system को promote करना होता है by regulating what? Manufacturing and supply the good quality. क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव उसका? To promote the healthcare system by what? By regulating the manufacturing and सप्लाई द गुड क्वालिटी. ठीक है. देख लेते हैं क्या लिखा है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेन? टू प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई गुड सप्लाई गुड क्वालिटी, नॉट अ गुड सप्लाई, गुड क्वालिटी. टू प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई गुड क्वालिटी, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी. उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द प्रोफेशन. उसके बाद क्या करना होता है? टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी. किसके लिए? फार्मेसी ठीक कर लेना. टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दैट टू safeguard the public from such advertisement of drug that make the false claim for the drug or given the misleading information about the drug. क्या होता है? To safeguard the public.
थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दैट टू सेफगार्ड द पब्लिक फ्रॉम सच एडवर्टीजमेंट ऑफ मेक फॉल्स क्लेम, फॉल्स क्लेम से बचाना भी है. To safeguard the public from such advertisement of the drug that make false claim of the drug that given the mislead information about the drug. Third objective. उसके बाद fourth one, to promote the indigenous research, and last one, price of drug, to control the price of drug. इसके लिए हम ये रहा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव. क्या क्या? To promote the healthcare system, to regulate the profession, to safeguard the public from false advertisement, then to promote the indigenous research, and the last one, to control the price of drug, to control the price of drug. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे पढ़ना है. इसके बाद क्या हुआ है ये देखें हमने ऑब्जेक्टिव. इसके बाद हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ कमिटी. क्या पढ़ना है हमें इसके बाद? टाइप्स ऑफ कमिटी. ठीक है, टाइप्स ऑफ कमिटी में क्या क्या पढ़ेंगे ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इसके पहले भी ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक लेना भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो स्किप ना करिएगा. आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि आपने ये सब सुना है ऑलरेडी. ठीक है, तो इससे क्या करना है आपको? इसे बार बार रिवाइज करना है, हो जाएगा टॉपिक क्लियर. इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कमेटी. कितने टाइप्स की कमेटी होती है और कमेटी का क्या क्या काम होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट कमेटी दैट इज ड्रग इंक्वायरी कमेटी. व्हिच वन? ड्रग इंक्वायरी कमेटी. तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है ये आई थी 1927 में. कब आई थी? 1927. इससे ड्रग इंक्वायरी कमेटी, या फिर यहाँ पे और कर लेना, या फिर आर्यन चोपड़ा कमेटी भी बोला जाता है. इस कमेटी को क्या क्या बोला जाता है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी या फिर आर्यन चोपड़ा कमेटी. ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर आर्यन चोपड़ा. कौन थे? आर्यन चोपड़ा. ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी दैट इज ऑल्सो नोन एज DEC, Drug Inquiry Committee, was constituted under the chairmanship of Aryan Chopra, Ramnath Chopra, and also known as Chopra Committee, जो कि फॉर्म हुई थी 1927 में. कब फॉर्म हुई थी? 1927 में. समझ में आया कुछ? द फर्स्ट कमेटी देखी हमने ड्रग इंक्वायरी कमेटी दैट इज ऑल्सो नोन एज DEC. DEC क्या होता है? ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी. क्या होता है? ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी. वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ व्हाट? हुम? किसके अंडर में बनी थी ये? डॉक्टर आर्यन चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा के अंडर में ये कमेटी. चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा, ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी. नॉट आर्यन चोपड़ा, आप चोपड़ा कमेटी से याद रख सकते हो. ठीक है, चेयरमैनशिप किसकी थी? डॉक्टर आर्यन चोपड़ा की. और सेकंड नाम कौन सा था इसका? चोपड़ा कमेटी. इसे बोलते हैं हम ड्रग इंक्वायरी कमेटी. कब बनी थी? 1927 में बनी थी. यहाँ तक समझा? ठीक है, और आपने देख लेते हैं सेकेंड वाली. उसके बाद आई हमारी भोर कमेटी. विच वन? भोर कमेटी. कौन सी कमेटी आई थी? भोर कमेटी. इसके चेयरमैन थे डॉक्टर जोसेफ विलियम. जोसेफ कर लेना यहाँ पे. ठीक है, डॉक्टर जोसेफ विलियम भोर. कौन थे? इनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जोसेफ विलियम भोर. द नेक्स्ट कमेटी आई थी हमारी भोर कमेटी, जो कि कंस्टिट्यूट हुई थी अक्टूबर 1943 में. कब हुई थी? अक्टूबर 1943 में. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट. क्या था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? किस लिए फॉर्म की गई थी ये कमेटी? किस लिए फॉर्म की थी सब? तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं.
इन ब्रैकेट यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव लिखे हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, इसे क्या बोलते हैं, और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, या फिर इसे फॉर्म किया गया था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट के लिए। भोर कमेटी क्यों स्थापन की गई थी, क्यों स्टैब्लिश की गई थी भोर कमेटी? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट के लिए। कब की थी? 1943 में। कौन थे इसके चेयरमैन? जोसेफ विलियम भोर। कौन थे? जोसेफ विलियम भोर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज भाटिया कमेटी इंक्वायरी कमेटी। भाटिया इंक्वायरी कमेटी। द नेक्स्ट वन भाटिया कमेटी, इसे ही बोला जाता है दैट इज इंक्वायरी कमेटी, इसे ही बोला जाता है इंक्वायरी कमेटी। कौन सी इंक्वायरी कमेटी? तो इसे बोला जाता है फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। भाटिया कमेटी या फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, जो कि बनी थी 1953 में। इनके चेयरमैन कौन थे भाटिया कमेटी के? एस.एल. भाटिया। कौन थे? एस.एल. भाटिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन थे? हमारी भाटिया कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे मेजर जनरल एस.एल. भाटिया। मेजर जनरल एस.एल. भाटिया, जो कि बनी थी। भाटिया कमेटी कब आई थी? भाटिया कमेटी आई थी 1959 में। 1959 में। एक बार कंफर्म कर लेना, 1953 या फिर 1959 कुछ था। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सो भाटिया कमेटी थी जो कि आई थी हमारी, किस लिए आई थी, किस लिए फॉर्म किया गया था? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग के लिए। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आई थी हमारी मुदालियर कमेटी, दैट इज मुडालियर कमेटी। तो ये किस लिए आई थी? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, अरे यार एक सेकेंड, भोर कमेटी आई थी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट, चेयरमैन थे उसके जोसेफ विलियम भोर। उसके बाद भाटिया कमेटी, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं जिसे। ठीक है, इसके चेयरमैन है दैट इज़ एस.एल. भाटिया। उसके बाद आई मुदालियर कमेटी, जो कि आई हेल्थ सर्वे, किस लिए फॉर्म किए गए थे? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, दैट इज़ मुदालियर कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुडालियर। उसके बाद आई हमारी नेक्स्ट वन, दैट इज हाथी कमेटी। हाथी कमेटी कब आई? सॉरी, हाथी कमेटी कब आई? 8 फरवरी 1974। किस लिए आई? ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। क्या फॉर्म करने के लिए आई? ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जयसुखलाल हाथी। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए, मैं सारे रिवाइज करा देती हूँ एक ही बार में। देखिए, सबसे पहले आई हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी। कौन सी आई? ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसे बोला जाता है चोपड़ा कमेटी, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर R.N. चोपड़ा, दैट इज रामनाथ चोपड़ा। कौन थे? रामनाथ चोपड़ा। ये कमेटी कब आई? 1927 में। कब आई? 1927। उसके बाद फॉर्म की गई थी भोर कमेटी। उसके बाद फॉर्म की हमारी भोर कमेटी। तो भोर कमेटी कब आई? भोर कमेटी आई हमारी 1943 में। कब आई? 1943 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। क्या था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। भोर कमेटी किस लिए फॉर्म की गई थी? एक ये आई थी 1943 में, अक्टूबर 1943 में आई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। क्या था?
हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आई हमारी भाटिया कमेटी। कौन सी कमेटी आई? भाटिया कमेटी। भाटिया कमेटी कब फॉर्म हुई? 1953 में। कब फॉर्म हुई? 1953 में। एक बार इसे आप ध्यान चेक कर लेना, भाटिया एंड मुडालियर कमेटी दोनों में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी कमेटी आई? भाटिया कमेटी। भाटिया कमेटी किस लिए आई, किस लिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी इनसे जाना जाता है। किस नाम से? फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। इसका इनके चेयरमैन कौन थे? एस.एल. भाटिया। कौन थे? एस.एल. भाटिया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दैट मुदालियर कमेटी। नेक्स्ट इज दैट मुदालियर कमेटी। कौन सी कमेटी आई? मुदालियर कमेटी। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। क्या था? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। और इसके जो चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उसके बाद हाथी कमेटी फॉर्म हुई। हाथी कमेटी ने काम कौन सा लिया था? ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हाथी कमेटी ऑल्सो नोन एज द ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इसके जो चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर जयसुखलाल हाथी। कौन था? डॉक्टर जयसुखलाल हाथी। यहाँ तक समझा? उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा ओरिजिन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके बाद क्या क्या याद रखना है इसमें ये देखते हैं। देखिए, इंडिया में जो फर्स्ट शॉप ओपन हुई थी एज वेल एज इंडिया में जो फर्स्ट इंडस्ट्री आई थी, ये दोनों भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट केमिस्ट शॉप आया था इन कलकत्ता में, जो कि आया था 1811 में। किसने इस्टेब्लिश किया था? मिस्टर बाथगेट ने। किसने किया था? मिस्टर बाथगेट ने। फर्स्ट केमिस्ट शॉप जो कि कलकत्ता में ओपन की गई थी 1811 में। किसने? बाथगेट ने। किसने बनाई थी? किसने इस्टेब्लिश की थी इसे? मिस्टर बाथगेट ने। सेकेंड जो शॉप थी वो थे एपोथेकेरी शॉप। विच वन? एपोथेकेरी शॉप, जो कि 1821 में डॉक्टर स्मिथ स्टैनी ने इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद इंडस्ट्री बनाई थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, जो कि थी कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई थी 1901 में डॉक्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। किसने की थी? डॉक्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। कौन सी इंडस्ट्री बनाई थी? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। कौन थी? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में, जो कि बनाई थी 1901 में। ठीक है, फर्स्ट शॉप कलकत्ता में बनाया गया था 1811 में मिस्टर बाथगेट ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। सेकेंड शॉप थी हमारी एपोथेकेरी शॉप, जो कि 1821 में बनाई गई थी डॉक्टर स्मिथ स्टैनी के द्वारा। उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्री आई बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, जो कि कलकत्ता में ही बनाई गई 1901 में बाय किसने? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। उसके बाद सेकेंड जो इंडस्ट्री बनाई है वो स्मॉल फैक्ट्री एट परेल बॉम्बे में बनाई गई थी, जो कि 1903 में बनाई थी एलम्बिक केमिकल वर्क एट बड़ोदरा। इसके बाद कौन सी बनाई थी? स्मॉल फैक्ट्री एट परेल बॉम्बे, जो कि 1903 में बनाई थी। इसके बाद बनाई थी एलम्बिक केमिकल वर्क बड़ोदरा 1907, जिसके प्रोफेसर थे डॉक्टर टी.के. गज़र। कौन थे? टी.के. गज़र। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बस ये वाले पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, उसके बाद देखना है हमारे जो सबसे पहले कमेटी आई थी, दैट इज़ डीईसी। कौन सी कमेटी आई थी? डीईसी, जो कि हमने अभी अभी देखी है कि डीईसी क्या होता है।
ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। क्या होता है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी। कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई 11th ऑफ अगस्त 1927। कब फॉर्म हुई? 11th ऑफ अगस्त 1927। अपॉइंटेड कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके? आर्यन चोपड़ा, डॉक्टर आर्यन चोपड़ा। किस लिए बनाई थी ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी? क्या काम था कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी को फॉर्म करना पड़ा? तो क्योंकि हमारे इंडिया में जब 1927 की बात है या फिर उसके पहले की भी बात है कि फार्मेसी रिगार्डिंग कुछ अवेयरनेस नहीं थी, ना कि प्रॉपर एजुकेशंस था, ना बिजनेस में कोई प्रॉपर रूल्स एंड लॉस थे। इसलिए क्या फॉर्म की गई? किस कमिटी को फॉर्म किया था दैट इज़ डीईसी को। किसे? डीईसी को, दैट इज़ ड्रग इंक्वायरी कमेटी को फॉर्म किया गया था, जो कि हम इसे बोलते हैं आर्यन चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर चोपड़ा कमेटी। नॉट आर्यन चोपड़ा। आर्यन चोपड़ा चेयरमैन याद रख सकते हो आप। उसके बाद डीईसी अल्सो नोन एज द चोपड़ा कमेटी। तो चोपड़ा कमेटी किस लिए फॉर्म की गई थी? यही तो पढ़ना है ना हमें कि चोपड़ा कमेटी फॉर्म क्यों गई थी, फॉर्म क्यों की? तो टू सी द प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंडेड टू बी टेकन ऑफ द फार्मेसी। किस लिए रिकमेंड किया गया था? रिकमेंड द मेजर टू बी टेकन। Government of India on 11th of August 1927 appoint a committee under the chairmanship of Aryan Chopra to see into the problems of pharmacy in India and recommend the measure to be taken. ठीक है, to see the problems in India, but किसके रिगार्डिंग फार्मेसी, प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे शिफ्ट कर लेना। टू सी द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी and recommend to be taken the measure to be taken। ठीक है, and recommend the measure to be taken। ये चोपड़ा कमेटी या फिर डीईसी कमेटी इसलिए फॉर्म की गई थी टू सी द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी, इसलिए डीईसी कमेटी फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, किस लिए फॉर्म की गई थी? टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी। Just after the publications of report, Professor M.L. Schropp initiated pharmaceutical education at university level in बनारस हिंदूस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे थोड़ा कर लेना, बनारस हिंदूस यूनिवर्सिटी थोड़ा आगे पीछे हुआ है, मैं बता देती हूँ। जस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, प्रोफेसर M.L. Schroff initiate pharmaceutical education at university level in Banaras Hindus University, that is BHU। क्या था? BHU, that is बनारस हिंदूस यूनिवर्सिटी। डॉक्टर प्रोफेसर M.L. श्रॉफ ने क्या किया? एक यूनिवर्सिटी ओपन की। कौन सी? बनारस हिंदूस यूनिवर्सिटी। ये सारे प्रॉब्लम देखने के बाद डॉक्टर M.L. श्रॉफ, कौन है डॉक्टर M.L. श्रॉफ? दैट इज़ फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। डॉक्टर महादेवलाल श्रॉफ कौन है? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, जिन्होंने क्या इनिशिएट किया? एक यूनिवर्सिटी इनिशिएट की। कौन सी? बनारस हिंदूस यूनिवर्सिटी। ये सारे प्रॉब्लम देखने के बाद महादेवलाल श्रॉफ, प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या हुआ? इन 1935 यूनाइटेड इंडियन प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन was established which later converted into the Indian Pharmaceutical Association। in 1935 क्या हुआ? उसके बाद एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सा? फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो कि बाद में कन्वर्ट हुआ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में। ठीक है, 1955 में एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था जो कि था फार्मास्यूटिकल
Association, latter converted into the Indian Pharmaceutical Association. उसके बाद द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज स्टार्टेड बाय किसने? एमएल स्टॉप. कब स्टार्ट किया था? 1939 में. कब स्टार्ट किया? 1939 में. उसके बाद ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1940. कब इस्टेब्लिश हुई है? 1940 में. ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1940. उसके बाद देखेंगे फर्स्ट एक्ट दैट इज फार्मेसी एक्ट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है. क्या देखेंगे? फार्मेसी एक्ट. ठीक है, इसको आपको बार बार देखना है तो आपको समझ में आएगा कि मेन क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है. सारे क्वेश्चंस इसी से कवर अप हो जाएंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट एक्ट हम देखेंगे फार्मेसी एक्ट, जो कि आया था हमारा 1948 में. कब आया था? 1948 में. फार्मेसी एक्ट कब आया? 1948 में आया था. ठीक है, और केम इनटू फोर्स कब आया? 4 मार्च उसी साल आया था. 4 मार्च को 1948 में. कब लागू किया गया इसको? 4 मार्च 1948 को. फार्मेसी एक्ट कब फॉर्म हुआ? 1948. अमेंडमेंट भी उसके बाद आए. 1951 में आया, 1996 में आया और 1981 में आया बाद में. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव का क्या था? रेजिंग द स्टेट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. फार्मेसी स्टेट को क्या करना था? ठीक है, ग्रोथ में लेके जाना था. मेन ऑब्जेक्टिव था फार्मेसी का. फार्मेसी एक्ट क्या था? इसको ग्रोथ कराना था. ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट टू इंश्योर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. दिस act provide for the constitution of Pharmacy Council of India. To ensure education and training, this act provide for the constitution of Pharmacy Council of India. इसके बाद क्या करना था? इंश्योर करना था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बाय दिस एक्ट एंड प्रोवाइड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई. पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? 1949 में. कब हुआ? 1949 में. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए किसका? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को इंश्योर कराने के लिए, टू इंश्योर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड दिस एक्ट प्रोवाइड क्या कराता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी एक्ट दैट इज पीसीआई. कब पीसीआई कब फॉर्म हुआ है? 1949 में फॉर्म हुआ है. कब फॉर्म हुआ है? 1949 में. सबसे पहले आया हमारा कि स्टेट फार्मेसी प्रोफेशन आया हमारा. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. उसके बाद टू इंश्योर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. उसके बाद रजिस्ट्रेशन. एजुकेशन और ट्रेनिंग होने के बाद क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट होगा इन द वेरियस स्टेट एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल. ये सारा थेरोटिकल पार्ट मत देखो, जितना बताया है बस उतना ध्यान रखो. फार्मेसी एक्ट कब आया? फार्मेसी एक्ट आया हमारा 1948 में. इसको लागू कब किया गया है? 4 मार्च 1948 में. ठीक है, इसके अमेंडमेंट भी याद रख लेना. एक 59 में आया, सेकंड आया 76 में एंड उसके बाद आया 81 में. वही लिखा है ना मैंने, 1976 है यहाँ पे. 1951, 1976, 1981. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आया हमारा कि स्टेट प्रोफेशन को क्या करना? टू राइजिंग स्टेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. उसके बाद टू इंश्योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इसलिए सारी कमेटी फॉर्म की गई थी कि हमारे फार्मेसी में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बस एक कमेटी उनको हैंडल करे. जो कमेटी को जो काम दिया था, जैसे कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने क्या क्या किया, ये सब आपको पता चला कि एजुकेशन में जो जो प्रॉब्लम थी, हमारे बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम हुई, वो सब किसने बताया था? आर.एन. चोपड़ा कमेटी में बताया गया था. ड्रग कमेटी एंड ड्रग इंक्वायरी कमेटी में बताया था, जिसे हम चोपड़ा कमेटी भी बोला जाता है. फार्मेसी एक्ट में ये सब हुआ. राइजिंग द स्टेट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. सेकेंड हमारा टू इंश्योर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. थर्ड हुआ है उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट. ठीक है,
ये बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? 1948। पीसीआई क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे कि फार्मेसी, ये वाला टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर एंड सेक्शन वाला। उसके बाद देखेंगे हम चैप्टर एंड सेक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर में आता है इंट्रोडक्शन, जो कि सेक्शन 1 एंड 2 में है। सेकेंड है हमारा चैप्टर 2, जिसमें पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जो कि है हमारा सेक्शन 3 to 18 में। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें है एसपीसी, दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसमें सेक्शन है 19 से लेकर 28 में। ए सेक्शन में इंक्लूडेड है एसबीसी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आता है हमारा रजिस्ट्रेशन, एंड चैप्टर नंबर 5 इज मिसलानियस। चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन, जिसके सेक्शन क्या है इंट्रोडक्शन के 1 and 2। चैप्टर सेकेंड में आता है हमारा पीसीआई, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन से सेक्शन में आता है? 3 and 18, 3 से लेके 18 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 दैट इज एसपीसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आता है 19 और 28 के बीच में। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है, जिसमें मिसलानियस होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो सेक्शन 3 में क्या पढ़ते हैं? तो सेक्शन 3 में आता है सेंट्रल काउंसिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेक्शन 12 में आता है कोर्स ऑफ स्टडी। सेक्शन 14 में आता है फॉरेन क्वालिफिकेशन। सेक्शन 15 में आता है सेंट्रल रजिस्टर। उसके बाद सेक्शन 19 में आता है स्टेट काउंसिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेक्शन 20 में आता है इंटरस्टेट एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ बता देती हूँ आपको कि सेक्शन 3 में क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर फर्स्ट में आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट किस में आता है? चैप्टर फर्स्ट में। कौन से सेक्शन में आता है? 1 and 2 सेक्शन में। उसके बाद चैप्टर 2 में क्या आता है? पीसीआई। पीसीआई का फॉर्म हुआ था 1949 में। कौन से सेक्शन में आता है? 3 to 18 में आता है। उसके बाद चैप्टर थर्ड में क्या देखा? एसपीसी, दैट इज फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कौन से सेक्शन में आता है? 19 से लेकर 28 तक। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखा था। चैप्टर नंबर 4 देखा, जिसमें आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में क्या देखा? मिसलेनियस। यहाँ तक समझा। उसके बाद सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में क्या देखा? सेक्शन 3 में देखा सेंट्रल काउंसिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या देखा? सेंट्रल काउंसिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 12 में क्या देखा? कोर्स ऑफ स्टडी। क्या देखा? कोर्स ऑफ स्टडी। सेक्शन 14 में क्या देखा? फॉरेन क्वालिफिकेशन। क्या देखा? फॉरेन क्वालिफिकेशन। सेक्शन 15 में क्या देखा? सेक्शन 15 में देखा दैट इज सेंट्रल रजिस्टर। क्या देखा? सेंट्रल रजिस्टर। सेक्शन 19 में क्या देखा? सेक्शन 19 में देखा स्टेट काउंसिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या देखा? स्टेट काउंसिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और सेक्शन 20 में क्या देखा? इंटरस्टेट एग्रीमेंट। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट रजिस्टर, सब्सिक्वेंट, सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है। तो फर्स्ट रजिस्टर में पढ़ते हैं हम दैट इज स्टेट रजिस्टर्ड फार्मेसी। सब्सिक्वेंट में स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का रोल होता है। सेंट्रल रजिस्टर में होता है दैट इज पीसीआई का रोल होता है। ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझा सब। एक बार बस आपको रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत आपको टफ भी लग सकता है। ठीक है। जो काम आपको दिया है भाटिया कमेटी एंड मुडालियर कमेटी दोनों के इस्टेब्लिशमेंट आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट। ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आपको सारा रिवाइज करना है एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। थैंक यू।